नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम बेबाक सवाल। 15 अगस्त का दिन देश के लिए गर्व और सम्मान का दिन, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में आजादी के इस पर्व पर भी सियासी गर्मी साफ नजर आई। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को संदेश दिया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। यानी स्वतंत्रता दिवस के मंच से उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी बनाम अखिलेश की नई बहस छिड़ गई, नई जंग छिड़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में देश को आगे बढ़ाने के लिए अराजकता और असमानता के साथ ही अशिक्षा जैसी चुनौतियों पर विजय पाने की बात कही। सीएम योगी ने साफ कहा कि देश को बांटने वाली ताकतों से पूरी तरह सतर्क रहना होगा। योगी का संदेश सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें राष्ट्रवाद, एकता और सामाजिक व्यवस्था का भी मुद्दा प्रमुख रहा। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी दलों को, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि देश की एकता और अखंडता के सामने किसी भी तरह की चुनौती को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और अब बात विपक्ष की कर लेते हैं, जहां विपक्षी अखिलेश यादव ने देखिए योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश ने कानून व्यवस्था से लेकर सरकार पर कई बड़ा हमला बोला। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इतनी खराब पुलिस शायद कभी किसी दरमियान नहीं रही होगी जितनी इस सरकार में पुलिस खराब है। यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर यहां पॉलिटिकल मेकअप के लिए सबसे ज्यादा बजट देने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने तिरंगा यात्रा को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया वो आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और फिर अखिलेश क्या कुछ बोले। जो अव्यवस्था, जो अराजकता, जो अशिक्षा, जो पिछड़ापन, जो असमानता 1947 में देश के सामने थी, पिछले 8 दशक में उनमें से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। बहुत सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकला है। आज उसी का परिणाम है, पूरे देश के अंदर बहुआयामी गरीबी से 25 करोड़ लोग मुक्त हुए हैं। शिक्षा का दायरा बढ़ा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिलना प्रारंभ हुआ है। विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए किए जाने वाले उन परिवर्तनों में आज उसके परिणाम हमें दिखाई देते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों से इस बारे में कहा कि हमें अराजकता पर विजय प्राप्त करनी है, असमानता पर विजय प्राप्त करनी है, अशिक्षा पर विजय प्राप्त करनी है। तो हमें देश को बांटने वाली ताकतों से पूरी सतर्क रहना होगा। देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। हम उसको फोकस करते हुए अगर कार्य करेंगे तो परिणाम और अच्छे आएंगे। ये 4 हैं, एक गरीब, एक युवा, एक महिला और एक अन्नदाता किसान की। पिछले 12 वर्ष में देश के अंदर इन चारों तबकों को ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं बनी। उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उस प्रकार का एक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई दी। और उसी का परिणाम था कि 25 करोड़ से अधिक लोग इस बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं।
उन्हें शासन की योजना से जोड़ने में मदद मिली है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से उन्हें शासन के योजना का 100% लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। युवा के लिए मिशन रोजगार से लेकर के आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुरूप भारत का युवा भी अपने आप को तैयार कर सके, इसके लिए नए नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए गए हैं, संस्थान बनाए गए हैं, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा हो, इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस और एम्स की नई श्रृंखला पूरे देश के अंदर खड़ी हुई है। आवागमन सहज और सरल हो, इसके लिए पूरे देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हुआ है। रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो और रैपिड रेल जैसी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुई है। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आज देश के अंदर आम नागरिक को उपलब्ध करवाने के प्रयास आगे बढ़े हैं। तहसील से लेकर के थाना और पुलिस, इतनी खराब पुलिस कभी नहीं होगी जो इस सरकार में हो गई है। पूरी पुलिस न जाने क्या काम कर रही है। जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर का दावा कर रही है वो आंकड़ों में तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन टीवी अखबारों पे तो दिखाई दे रही है। और उसका कारण यही है कि पॉलिटिकल मेकअप के लिए, पॉलिटिकल अपना फेस साफ रखने के लिए सबसे ज्यादा बजट दिया जा रहा है हमारे प्रेस के साथियों को। जो यहां बैठे हैं शायद उनको नहीं मिल रहा है, जो यहां नहीं है उनको बड़े पैमाने पर मिल रहा है। अभी तक शायद देश में किसी सरकार ने इतना प्रेस को पैसा नहीं खर्च किया होगा जितना ये सरकार में खर्च किया जा रहा है। जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, वो आज तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। सच्चाई तो यह है, भाजपा और आजादी विलोम है, एक दूसरे के विपरीत हैं। इनका राष्ट्रवाद एकरंगी है, लेकिन हमारा आपका बहुरंगी है। हम सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम लोग समाजवादी हैं। और सच्चाई तो यह है कि तिरंगे से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे साथी जानते होंगे कि कई स्थान इनके ऐसे थे जिस पर कभी तिरंगा नहीं लगा, ना आजादी से पहले ना आजादी के बाद। लेकिन इधर सुना है थोड़ा बदलाव किया है उन्होंने। जिस तरीके से आधे को फुल कर लिया इन्होंने, इसी तरह कुछ बदलाव किया है। जो भाजपाई घर घर तिरंगा कार्यक्रम चला रहे हैं, जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, सच्चाई तो ये है इनको मन मन तिरंगा कार्यक्रम चलाना चाहिए। घर घर तिरंगा वाले कार्यक्रम चलाने वाले लोगों को, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, उन्हें कम से कम मन मन तिरंगा कार्यक्रम चला करके एक बार दोबारा उन्हें साबित करना चाहिए कि वो जिस तरीके से आम जनता राष्ट्रवादी है वैसे वो भी हैं। इसलिए इन लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा हम लोगों को। कौन किससे सावधान रहने की बात कर रहा है, ये तो खैर जनता तय कर देगी किसको सावधान रहना होगा और किससे सावधान रहना होगा।
फिलहाल मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर अविरल मलिक हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मलिक साहब का बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ। अशोक भाई का बहुत स्वागत। अरशद रजा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अरशद भाई का बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ। विश्वनाथ मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। और आप सभी मेहमानों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। चर्चा की शुरुआत अविरल मलिक जी आप ही से करेंगे। आज विश्वनाथ मिश्रा जी आपके पास आज मैं थोड़ा बाद में आऊँगा। अविरल मलिक जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया और आप लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो। अखिलेश जी ने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा इतनी पुलिसिंग तो कभी खराब नहीं हुई किसी दौर में जितनी पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था आज खराब है उत्तर प्रदेश की। मलिक साहब जी, देखिए सुनील जी, आपको और जितने पैनलिस्ट से यहाँ मौजूद हैं सबको और आपके सभी करोड़ों दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलर अगर बात कर जाए उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की, तो एकदम उत्तर प्रदेश में शानदार लॉ एंड ऑर्डर है। पूर्ण रूप से हमारा यही फोकस है कि अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो और किसी प्रकार से क्राइम ना हो। और विपक्ष में होने के नाते अगर कोई विषय किसी के द्वारा रखा जा रहा है या कोई विषय रखा जाता है तो उसे पॉजिटिव वे में हम लेते हैं, लेकिन जो सच्चाई दिख रही है उससे झुटलाया नहीं जा सकता। सुनील जी, आप भी देखते होंगे उत्तर प्रदेश में, अशोक जी भी उत्तर प्रदेश में है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी उत्तर प्रदेश में ही होंगे, जहां तक मुझे अनुमान है, आए होंगे कभी ना कभी। और जहां तक विषय राजनीतिक विश्लेषक साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को पूर्ण रूप से देखा होगा। तो उत्तर प्रदेश में आज जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल शानदार है, शांति है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, अपराधियों, गुंडों और माफियाओं पे कार्रवाई होती है। एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो उसका कई मायनों में लाभ है। लॉ एंड ऑर्डर से ही एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो बेरोजगारी समाप्त होगी और रोजगार मिलेगा और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। तो ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अच्छी कनेक्टिविटी है, सड़कों की, हाईवेज है, पुलिस व्यवस्था अच्छी है। और अगर बात कर जाए बहन बेटियों की सुरक्षा की, रात के समय में बहन बेटियां अगर बाहर निकल के जाती हैं घर से तो सुरक्षित होती है। अगर कोई किसी प्रकार से क्राइम करता है, हमारा मानना है उसे सबक सिखाएंगे और किसी प्रकार से किसी क्रिमिनल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना किया जाना चाहिए। यही कानून कहता है, यही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में पूर्ण रूप से हो रहा है। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, गुंडे, माफिया, अपराधी समाप्त होने चाहिए। उन पर एक्शन हुआ, उन पर कार्रवाई हुई, तुरंत कार्रवाई हुई, जो कानून कहता है उसके आधार पर कार्रवाई हुई। और जो अवैध कब्जे थे वो भी समाप्त किए गए और जो इलीगल एक तरीके से कंस्ट्रक्शन थे वो भी समाप्त किए गए और डेमोलिश किए गए। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए एंटी रोमियो स्क्वाड की, तो एंटी रोमियो स्क्वाड 2017 हमने ही बनाया था, उसके बाद किन लोगों ने विरोध किया था वो भी सबने देखा था। और जहां तक विषय हमारा, तो हमारा यही उद्देश्य है, सब लोग सुरक्षित रहें और ये लोगों का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, ये बेसिक राइट है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है कि लोगों की सुरक्षा करें। इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी उत्तर प्रदेश में, मलिक साहब, इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी उत्तर प्रदेश में जो आपने बताई है? देखिए 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की अगर बात कर जाए, गुंडे, माफिया, अपराधी किस प्रकार से चरम पे थे और तमाम सारी चीजें थी, मुजफ्फरनगर राइट्स हुए, तमाम सारी चीजें हुई, लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर रहा, वो तो सारी चीजें सबने स्पष्ट रूप से देखी हैं। और क्राइम रेट इंक्रीज हुआ। और आज की अगर बात कर जाए, आज जो क्राइम रेट में दिखता है वो ओरिजिनल होता है। इस चीज को सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो रिटायर्ड आईपीएस है वो भी एक्सेप्ट करते हैं, जो अभी प्रेजेंट में है वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि आज एफआईआर होती है, आज एनसीआर होती है, आज रिसीविंग्स मिलती है थानों में, आईजी डीआईजी के ऑफिसों में। एक आम आदमी घुस के सवाल भी पूछ सकता है, मदद की गुहार भी लगा सकता है, लेकिन पहले ये नहीं था। पहले एक आम आदमी और आईपीएस अफसरों में एक दूरी थी और ये समाप्त करने का काम हमने किया। बड़े से बड़े अधिकारी के पास है कि जो सामान्य व्यक्ति है वो जा सकता है और वो कह सकता है कि हमारे साथ ये समस्या है, इस पर तत्काल कार्रवाई कराइए और रिलीफ दीजिए, जो कि उनकी ड्यूटी है वो कराते हैं। आज तत्काल सबकी बात सुनी जाती है और ये ऐसा नहीं होता कि बीजेपी से जुड़े व्यक्ति। अब मैं दोबारा में आऊंगा आपके पास मलिक साहब, आपने सारी बात कानून व्यवस्था पर कही, मुझे लगा झंडा भी जोड़ोगे उसमें कि आप लोग झंडे का सम्मान नहीं करते। अब दोबारा में आप बताना कि कितना सम्मान करते हो। मैं अशोक तिवारी, नहीं अब नहीं भैया, इतना समय नहीं, एक बार में आपने एक सवाल का जवाब दिया, ठीक है। अशोक तिवारी जी, ये अविरल मलिक कह रहे हैं कि 17 से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था भाई साहब, गुंडे, अपराधी, मवाली, बवाली सब खुलेआम घूम रहे थे दाना पानी खा के, अब सबको ठिकाने लगाया है। जी भाई, आपको क्यों लग रहा है अशोक भैया, अध्यक्ष जी को क्यों लग रहा है कि कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में है?
सुनील भाई, सर्वप्रथम आपको, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को हमारी तरफ से जय हिंद। हम तो जय हिंद कर रहे हैं भैया, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जी जी। भारत माता की जय भी बोल रहा हूँ, भारत माता की जय। सच्चाई सर ये है कि इस समय जो लोग छद्म रूप से आज राष्ट्रभक्त अपने को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, एक समय, लंबे समय तक, आजादी के बाद लंबे समय तक उन्होंने तिरंगे का कोई सम्मान नहीं किया, उसको लगाया तक नहीं अपने कार्यालय पर। और सच्चाई ये है सर कि दूरी बना के रखी। वो एक ही रंग की बात करते रहे, जबकि वो रंग भी उनके दिल में नहीं था। सारा भेद खुल गया। एक रंग की बात करने वाले लोग एक रंग को भी अपने दिल में नहीं रख पाए। सनातन की बात करने वाले लोग सनातन का भी अपमान कर गए, सनातन को भी ठीक से अपने आत्मसात नहीं कर पाए, तो राष्ट्र को क्या करेंगे? सच्चाई सर ये है कि फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। हमारा देश बहुरंगी देश है, इसमें भिन्न भिन्न कलर्स हैं और सभी का सम्मान करना हमारा संविधान हमको सिखाता है। संविधान की दुहाई आज जो देते हैं, कल तक वो संविधान को मानते ही नहीं थे, आज भी नहीं मानते हैं। आज वो संविधान को सेटिसाइड कर देते हैं, आज नौकरियां ही गायब कर देते हैं, आरक्षण का हक ही मार देते हैं। बहुत दिमाग से खेल खेलते हैं। संविधान है भी और संविधान को डायल्यूट भी करते रहते हैं। सच्चाई सर ये है कि आज आरक्षण जिस तरह से गलाया गया है, आरक्षण का हक नहीं दिया गया है। आज जनता जनार्दन, जिसमें पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, आज वो बैठे हुए हैं मुट्ठी पीछे। आज 24 में उन्होंने दिखा दिया है, 27 में फिर दिखाएंगे। इनका राष्ट्रवाद झूठा है, फरेबी है, राष्ट्र दिल में है ही नहीं, स्वार्थवाद है। स्वार्थवाद है और राष्ट्रवाद का नाटक करते हैं सर। सच्चाई सर ये है, जनता सारी बात समझ रही है। आज 4 जातियों की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं। ये चारों इनके दिल में नहीं है। युवाओं पर लाठी बांधी गई, ये कब झांका आपने? युवाओं को मारा पीटा गया। तिवारी जी, ये कब झांके कब देखा आपने? भैया अशोक जी, 5 किलो अनाज पर निर्भर है। अशोक भैया, ये आपने झांके कब देखा कि इनके दिल में ये लोग नहीं है? ये कौन सी खिड़की से देखा आपने इनके दिल के अंदर? अरे वो दिल दिखाई दे रहा है, जहां पर भगवान राम का अपमान कर दिया गया हो, भगवान राम का चढ़ावा चोरी कर लिया गया हो और इनके ही संगियों ने किया हो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही ठोस। सच्चाई सर है, जहां पर बटुकों को मारा पीटा गया हो, वेद पाठी बटुक जो कि सर्वोपरि होते हैं सनातन में, बहुत सम्मान होता है उनका। ऐसे वेद पाठी बटुकों को, शिखा का बहुत सम्मान है हमारे सनातन में। शिखा को खींचा गया, 85 ईयर्स वृद्ध संत को मारा गया। आज क्या नहीं किया गया? भगवान परशुराम जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, सनातन में बहुत बड़ा नाम उनका है, उनका अपमान किया। अच्छा, ये पुण्य काम, ये अशोक भैया एक सेकंड, सनातन के धुरी होते हैं, शंकराचार्य जी का अपमान किया अशोक भाई, और कितना गिनाऊं मैं? अशोक भाई, सनातन के विरोधी हैं ये लोग, साबित हो गया है। ठीक है अशोक भाई, ये पुण्य काम तो आपके समय में भी हुआ था, तो हम ये मान लें कि आपके दिल में भी नहीं है? ये जो महाराज जी का जो जिक्र कर रहे हो, इन्हीं को डाल के नहीं पीटे थे आप लोग? क्षमा याचना करते थे, क्षमा मांगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समय में कुछ गलती हुई अगर, क्षमा मांगा और क्षमा कर दिया गया उनको। आज क्षमा शब्द है ही नहीं, अहंकार है, और अहंकार विष्णु जी का आहार होता है। आप सनातनी सुनील जी, आप अच्छी तरह जानते होंगे, सभी जानते हैं, अहंकार सबसे नाश करने वाला होता है। ठीक है, अहंकार विष्णु जी स्वयं निगल जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हालांकि आपको क्षमा मांगने में 3 साल लग गए थे, ये भी समस्या है। चुनाव बिल्कुल सर पे था, तब आपको क्षमा मांगने की याद आई कि महाराज जी से क्षमा भी मांग ली। जो भी लग गए थे, जी ठीक है, क्षमा बहुत बड़ी चीज मांगी आपने क्षमा, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन 3 साल लगे उस क्षमा मांगने में। ठीक है भाई, आपसे मेरा एक अलग प्रश्न है, अरशद रजा भाई। योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं जी, योगी जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जिसने रजा साहब कृत्य किया उसको दंडित नहीं कर रहे हैं। जी सुनील जी, अशोक भाई पहले थोड़ा शांत हो जाए। योगी जी को ब्राह्मणों से द्वेष है जी, ब्राह्मण द्वेष रखते हैं योगी जी। ठीक है, योगी जी ब्राह्मणों के दोषी द्वेष रखने वाले हैं। जोर से कहो, हम तो कह रहे हैं जोर से कहो, और तिरंगा हाथ में लेके कहो। कुछ बाकी सब हम तो कह रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज सुने इस बात को जो अशोक भैया कह रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो भी तय करेंगे कि भाई मैं अशोक जी की बात पर भरोसा करूं कि बाबा की बात पर करूं, वो उनके विवेक पे है। भाई अरशद रजा साहब, आपसे एक अलग सवाल मेरा, आप लोग जो कहते हो और अब तक कहते आए कि भाजपा वालों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया,
आज हम देख रहे हैं आपके राष्ट्रीय कार्यालय में वहां वंदे मातरम का अपमान हो गया भैया। अब उस पर पूरे देश में थू थू हो रही है। बोले बताओ, सोनिया जी कह रही है अरे बंद कराओ, ये है क्या तमाशा है, पूरा गाना सुनाओगे क्या? इस पर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको घेर लिया है। वो कह रहे हैं कि बताओ ये कैसा है इनका राष्ट्र, वो तो कानून बन गया है, ना गाओगे तो मुकदमा हो जाएगा। ये भी समस्या है। अरशद भाई। सुनील सिंह जी, आपको, जी, पूरे को पैनलिस्ट को और आपके टीवी 7 भारत के तमाम दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, जी, सलाम और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी भैया। जी। अमर बलिदान जिन्होंने अपने सुनहरे आज को हमारे बेहतर कल के लिए कुर्बान कर दिया, उन तमाम वीर सपूतों को मेरा नमन है और हम उनको युगों युगों तक याद करते हो। हमारे लिए सम्माननीय है, पूजनीय है और अमर रहेंगे। जी। अब आते हैं आपके सवाल पर। आपने जो सवाल पूछा है, एक 80 साल क्रॉस कर चुके दलित समाज से आने वाले एक सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी समय से खड़े थे, उनके लिए चेयर लाने की बात चल रही थी, बुजुर्ग अवस्था में है, लेकिन इस वक्त भी ना आपने सुना है कि सोनिया गांधी जी ने क्या है, ना हमने सुना है और ना ही वहां पर जो खड़े लोग हैं उन्होंने सुना है, क्योंकि केवल 2 लोग जानते हैं इस बात को, एक सोनिया गांधी जी और एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी। जो बात चली है, क्या उस बुजुर्ग व्यक्ति को कुर्सी दे देना या मांग कर मंगवाना, ये बात करना, ये कहां से अपमान हो गया? एक बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान नहीं किया जा सकता है। और आप और हम क्या ऐसे ही आप इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं, दोनों बुजुर्ग हैं, एक बुजुर्ग महिला है जो एक बुजुर्ग पुरुष के सम्मान में उम्र का ख्याल करके काफी समय से खड़े हैं, तो उनके लिए चेयर की व्यवस्था करने की बात कर रही हैं। क्या आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये भी बात ये नहीं देख सकते हैं? हमारे मन में ये ख्याल नहीं आ सकता, एक दूसरे की परेशानी को हम नहीं देख सकते हैं, अवस्था को नहीं देख सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इतने निचले स्तर पर जाकर के राजनीति करना चाहती है? आप बताइए। तो कुर्सी मंगाई क्यों नहीं थी भैया फिर? राजा साहब कुर्सी आई क्यों नहीं फिर? सुनील जी जरा वो क्लिप चलवा दीजिएगा। जी, ना वो चलवा रहे हैं, चलवाते हैं, अभी चलवाएंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ राजा साहब, कुर्सी आई, जवाब दे रहा हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी आपने कहा तिरंगा यात्रा की बात चल रही है। 52 साल तक किसी कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया, तिरंगा को एक्सेप्ट नहीं किया गया, आखिर क्यों? वही लोग आज हमें देशभक्ति सिखाएंगे, राष्ट्रवाद सिखाएंगे। महात्मा गांधी जी के सीने में गोलियां उतारने वाले को मानने वाले लोग, उनके रास्ते पर चलने वाले लोग हमें राष्ट्रवाद और हमें राष्ट्रभक्ति और हमें देशभक्ति सिखाएंगे। इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान किया है। पंडित नेहरू जी का पूरा परिवार स्वतंत्रता के लिए जंगे आजादी की लड़ाई में उतर करके आमना सामना किया ब्रिटिश हुकूमत से। 10 साल से ज्यादा पंडित नेहरू जी जेल की सलाखों के पीछे रहे। अब आइए, ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बड़ा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। उत्तर प्रदेश लूट, हत्या, चोरी, डकैती का पहचान बन गया है। हम शुरू करना चाहते हैं अयोध्या से। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी तमाम हमारी माताएं, बहनें, हमारे युवा साथी, बुजुर्ग, पितातुल्य बुजुर्ग अपनी पूरी आस्था के साथ अयोध्या की धरती पर जाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। हमारी माएं आंचल में पैसा बांध करके लेकर जाती हैं और बड़े आस्था के साथ वहां पर सम्मान से चढ़ाती हैं। हमारी माओं की आस्थाओं को किया क्या किसी का ठोस नहीं पहुंचाया गया? अयोध्या राम मंदिर से चोरी हुई, और किसके पैसे की चोरी हुई? किसान, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, मजदूर, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, लोहार, बीन, मल्लाह, इन तमाम बात बताओ भाई रजा साहब, मैं सुबह से इस बात को सुन के बड़ा हैरान हूं और परेशान भी हूं। मेरी समस्या का समाधान करो रजा साहब, मेरी समस्या का समाधान करो। ये बताओ, ये आरएसएस आपसे चुनाव, एक सेकंड, ये आरएसएस वाले आपसे चुनाव लड़ते हैं या भाजपा वाले लड़ते हैं? एक हकीकत बात बताएं सुनील सिंह जी। हाँ, एक हकीकत सच्चाई बताएं। अरे बिल्कुल बताओ, वही तो पूछा। जितने लोग आरएसएस में रहते हैं ना, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा की राजनीति में वही लोग आते हैं। हाँ, नहीं, मुख्य धारा की राजनीति में 90% लोग वही है। भाजपा का टिकट, भाजपा के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया जाता, वहां तो फहराया जाता है। एक विचार है जो विचार प्रेरित करके मुख्य धारा की ओर लाती है। हाँ, आपको कहिए तो हम एक बड़ा लंबा फेरिस्त गिना तो भाई रजा साहब, भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते हैं। एक सेकंड सर, आपका सेवा दल वहां तिरंगा फहराए या न फहराए,
कांग्रेस पार्टी में अगर कहीं कुछ दिक्कत आएगी ही, जैसे कांग्रेस पार्टी में आज ये मामला आया तो सबने हाथों हाथ लिया, बोले बताओ भाई साहब, अपमान कर दिया तुरंत, देश में कानून बना, वंदे मातरम का इन्होंने आधी धज्जियां उड़ा दी। यहां तक तो समझ में आता है। ये आरएसएस पे आप लोग क्यों चले जाते हो, हमें इतना बताओ। ये भाजपा से आप लोग लड़ते हो या आरएसएस से चुनाव? चुनावी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने वाले सारे मुख्य धारा के लोग बिना आरएसएस के नहीं हैं। हाँ, इस बात को समझिए सुनील सिंह जी। हाँ, आरएसएस में अपना दशकों दिए हैं, तब जाके भारतीय जनता तो पार्टी में भाजपा कार्यालय में तो झंडा फहराया जाता है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया गया भाजपा है। कार्यालय में तो इस झंडा सच्चाई को फहराया स्वीकार जाता है करिए, भैया। इस सच्चाई को स्वीकार करिए बॉस। भाजपा क्यों नहीं कार्यालय में स्वीकार तो कर रहे झंडा हैं? फहराया जाता है। ये जब आवेदन करने जाते हैं, पर्चा भरने जाते हैं, तो आरएसएस का पर्चा भरते हैं या भाजपा का भरते हैं? बटन जब दबाता है मतदाता तो आरएसएस का का ही बटन भरते हैं, दबाता है या लेकिन भाजपा का बटन दबाता है ईवीएम पर? लेकिन पूरा विचार आरएसएस का है इनके अंदर। अरे हम कह रहे हैं, आरएसएस में काम करने के हमने बाद ही भारतीय सेवा जनता दल को पार्टी में जोड़ा आपको हमने कहा मुख्य धारा की सेवा दल राजनीति करनी वाले। पड़ेगी। दादा बिना सेवा दल आरएसएस के वाले भाजपा को- नहीं है, इस बात को समझिए। बिना आरएसएस के भाजपा नहीं है। क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो आप बताइए ना, मोहन भागवत जी क्यों मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करते हैं? कोई फैसला लेना होता है तो ठीक है। आप हमको बता दीजिए। अब अच्छी बात, तमाम स्टेट में रजा साहब ने मुख्यमंत्री अच्छी बात महोदय लोग के कही। साथ मोहन भागवत जी क्यों बैठते हैं? अशोक भाई इस आप बात हमको से बड़े- बताइए। अशोक भाई भी इस बात से प्रसन्न होंगे, लेकिन मैं विश्वनाथ मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस कहती है भाजपा 30 के- सेकंड बस। एक सेकंड 30 सेकंड रजा साहब, 30 सेकंड बस। रजा साहब प्लीज 30 सेकंड प्लीज 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 प्लीज। हाँ कंप्लीट कर Please। लीजिए, चलिए कर लीजिए। अभी अविरल मलिक जी साथी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बड़ा शानदार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, उत्तर प्रदेश में खुशहाली है, इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, रोजगार है। भैया मुख्यमंत्री जी के शहर में शिव कुमार त्रिपाठी जी को सड़कों पर दौड़ा के तलवार से काट दिया गया। ये है आपका कानून व्यवस्था। आज चाकू लेकर के दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है, ये है आपकी कानून व्यवस्था। आंखें खोल करके देखिए अपने कानून व्यवस्था को। एनसीआरबी के डेटा में उत्तर ऐसे- प्रदेश लूट हत्या चोरी रजा डकैती साहब, हत्या में रजा साहब, और महिलाओं पर रजा अपराध साहब। में नंबर 1 पर चला गया है सर। ठीक बात, आंखें ऐसे- खोलिए। रजा साहब, ये ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। जैसे गहलोत जी के शासन में वो भी दम भरते थे कि हमारी कानून व्यवस्था से उन्नाव मजबूत कोई हाथरस, व्यवस्था वो नहीं। भी देख एक लीजिए सेकंड, ना, है ना? ये आपकी कानून वो व्यवस्था। लोग कहते थे- लखीमपुर खीरी में किसानों अरे पर भाई, हाथ लगातार चढ़ा दिया बोलोगे जाता है, फिर। वो भी देख लीजिए कानून व्यवस्था। रुक जाओ, देख ही रहे हैं सब। रुक जाओ, ठंडी रखो थोड़ी। कन्हैयालाल टेलर का नहीं, रुक मामला जाओ सामने आया एक था। सेकंड। उस दौर में अविरल कन्हैयालाल मलिक, टेलर वाला अविरल मलिक, अरे भाई यहाँ कोई अंताक्षरी नहीं चल रही है भाई साहब। मैं विश्वनाथ मिश्रा जी को ला रहा हूँ चर्चा में, रुक जाइए। ये ऐसी घटनाएं हैं जैसे गहलोत साहब के शासन में कन्हैया का गला काट दिया और एक साधु खनन माफियाओं के खिलाफ धरने पर बैठे भरतपुर में, ध्यान से सुनिएगा राजा साहब, वो लगातार आवाज उठाते रहे, पूरे उनके साथ में उनके चेले चपाटे आवाज उठाते रहे। आखिरकार उस साधु ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली, जिंदा जल गया वो साधु। आपने नहीं सुनी। ऐसे ही हो जाता है। फिर आप कहते हो ये है कानून व्यवस्था, वाह ये है कानून व्यवस्था, गजब। भाई विश्वनाथ मिश्रा जी, विश्वनाथ मिश्रा जी, अरे हमें पता है भाई साहब कैसे होता है, हमने देखी है ना धरातल परिस्थिति कैसे होता है। अब रुक जाओ, अब अंताक्षरी नहीं, अंताक्षरी नहीं रजा साहब, अंताक्षरी नहीं। कितना डिफेंड करोगे मेरे भाई? विश्वनाथ मिश्रा जी, एक तो मसला ये कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था गड़बड़। मध्य प्रदेश की भाई इनकी आवाज रोकिए अभी। अब रुक जाए प्लीज सर, प्लीज। एक तो कानून व्यवस्था गड़बड़ और दूसरा वो बता रहे हैं कि बायो वृद्ध नेता हैं, बहुत देर से खड़े थे, कुर्सी मांग रहे थे, कुर्सी कोई लाके दे नहीं रहा था। आज ऐसी स्थिति हो गई कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की सुप्रीमो लीडर कुर्सी के लिए इधर उधर झांक रही, ताक रही हैं, लेकिन कुर्सी नहीं मिल रही। बताइए सुनील जी, मैं तो कहूंगा एक छोटा सा क्लिप चला दिए, चौथी लाइन खत्म हो रही है तभी अचानक कुर्सी की जरूरत पड़ती है। केवल चौथी लाइन वही जो इतना पहले चलता था, जैसे ही होती है वो हाथ से इशारा करती है कि बंद करो। वो आप स्वतः मुझे लगता है एक बार देख लेंगे तो सब लोग को बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, आप ढकिए, किसी भी चीज को ढकिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपकी लीडर है, मैं समझता हूँ, आपकी स्थिति समझता हूँ, मजबूरी है, आप निश्चित रूप से उस पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो पर्दा डालने लायक नहीं है। आप क्लिप चला दीजिए, अभी वो शांत हो जाएंगे, अरशद जी शांत हो जाएंगे। देखिए देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर जब आप पर्दा डालते हैं, राजनीतिक दल के नेताओं को ये समझना चाहिए, जितना आप पर्दा डालते हैं उतना वो खुल जाता है, जितना आप उसको ढकने की कोशिश करते हैं उतना वो नंगा हो जाता है। मुझे लगता है इस पर वो अगर शांत रह जाते तो ज्यादा बेहतर रहता। कोई किसी छोटे बच्चे को भी वो क्लिप दिखाइए आप, तो वो बताएगा कि वो किस लिए, वो क्या इशारा कर रहे हैं। तो ये कहने की जरूरत नहीं है।
मूल बात यह है, आप उस विचारधारा को स्वीकार करिए। देखिए, आप जिस भी जो पॉलिटिकल आपका पॉलिसी है, अरे लगातार ये बोल रहे हैं भाई, जो भी आपके पार्टी का आदर्श है, आदर्श वाक्य है, उसको आप डिसाइड करिए और उस लाइन पर चलिए और लगातार चलिए, अहरनिश चलिए, बिल्कुल तय करके चलिए कि नहीं, हम नहीं हिलेंगे, हमने ये तय किया है और जब हमें पूरा सत्ता मिलेगी तो हम इसको लागू करेंगे। विश्वास मानिए, जनता है, जनता को अगर जनता ने आपको महसूस कर लिया कि आप ठीक कह रहे हैं, आपको अप्रूवल देगी, आपको सत्ता देगी और पूरी भरपूर देगी, भर भर के देगी। लेकिन जब आप ये दो राह चलेंगे ना, तो विश्वास मानिए, आप कॉमन मैन से मिलिए जाकर। वो कहते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं क्या ये लोग? हमारे दम पे सत्ता में बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर हम ही को मूर्ख बनाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। राजनीतिक नेता, सच्चा राष्ट्रभक्त, सच्चा देशभक्त कौन है, ये कैसे तय होगा? देखिए, राष्ट्रभक्ति की बात कैसे कही जाए? अब फिर वही बात है, जब कोई मंदिर मुद्दा उठाता है तो लोग कहते हैं भैया 28 वकील किसने खड़े किए थे? उसी भगवान रामलला के विरुद्ध। भगवान रामलला विराजमान स्वयं अपना मुकदमा लड़ रहे थे, उनके खिलाफ 28 वकील किसने खड़े किए थे? संयोग से 19 उसमें से शायद अब ईश्वर के पास जा चुके हैं, और कुछ लोग और हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। 28 लोगों, बैटरी ऑफ 28 एडवोकेट्स, कैन यू इमेजिन? लेकिन अब आप वो सबसे बड़े भक्त हैं, अब उनको सबसे पहला दर्द होता है रामलला का, कोई खा गया भैया पैसा। अरे भैया, जिसने बनाया, जिसने मिलाया, जो सुबह से डे 1 से 2 सांसद थे तब भी वो चिल्लाता था, 0 सांसद थे तब भी चिल्लाता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आप कहते थे। लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख बताई तो आप काला कपड़ा पहन के चले आए, जैसे लग रहा था किसका मातम मना रहे हो, किसकी मातम पुरसी करने पहुंच गए हो। मतलब ये कैसे होगा? आपको जनता देखती है भाई साहब, और फिर कभी जनता के बीच में चले जाइए बिना बताए कि हम इस पार्टी के हैं। देखिए जनता क्या कहती, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं, वो कहती है इस बात को कि हमको मूर्ख समझते हैं क्या? नहीं, तय कैसे होगा कि कौन सच्चा राष्ट्रभक्त है? ये या तो आप बताएं, नहीं तो फिर मैं अशोक जी बैठे हैं, अशोक जी से भी पूछूंगा यही बात कि भैया सच्चा राष्ट्रभक्त कौन है, ये कैसे तय होगा? अरे सुनील जी, अभी आप कहेंगे तो अभी नाराजगी होगी। राष्ट्रभक्ति की मैं केवल एक ये है कि राष्ट्र के हित में काम करो भैया। जो राष्ट्र की अब तो मजबूरी है, तो ये राष्ट्रगान तो और राष्ट्रगीत दोनों तो गाना ही पड़ेगा। शुरू हो गया तो उन्हें ज्ञान बता दिया गया कि भैया अब तो ये मैंडेटरी है, अब अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। तब बड़ी मजबूरी में वो शांत हुई। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसी मजबूरी में शांत हुए, वो भी शांत हुए। इन्हें बताया उस कर्मचारी ने या पार्टी का कार्यकर्ता था, भाई ये मैंडेटरी है। रजा साहब ने एक बात कही थी, मैं अशोक जी के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा कि वायुवृद्ध हैं और भाई साहब बहुत देर से खड़े थे। हमने तो खड़गे जी को खड़ा में पैदल चल के हमने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पे बैठते हुए भी देखा। हमने खड़गे जी को कभी ऐसे नहीं देखा, वो सदन में बैनर पोस्टर लेकर भी जाते हैं कि कभी कुर्सी की आवश्यकता उन्हें पड़ी हो। वो जब भी भाषण देते हैं डंके की चोट पर खड़े होकर देते हैं और वो बताते हैं कि आज भी मैं इतनी ताकत सामर्थ्य रखता हूं पैदल चलने की। लेकिन आज बता रहे हैं रजा साहब कि उन्हें कुर्सी की जरूरत पड़ गई थी, और वो भी दोनों को चौथी लाइन के बाद ही पड़ी है। बस वही चौथी लाइन के बाद। भैया अशोक तिवारी जी, ये कैसे तय होगा कि कौन भारत में असली राष्ट्रभक्त है? कैसे तय होगा तिवारी जी? अशोक तिवारी जी। हाँ जी जी जी, ये कैसे तय होगा सर? भारत में जो भी आजादी हमें मिली है, उस आजादी को संजोए रखना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। और हम सभी भारतीय, जो भी भारत में रहता है, भारतवासी है, वो राष्ट्रभक्त होगा ही होगा, राष्ट्रभक्त होना ही चाहिए। सभी राष्ट्रभक्त हैं। इस पे कोई टीका टिप्पणी करना, राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाना, ये सवाल उठाना ही गलत होता है। मैं कहता हूं, लेकिन जहां तक स्वार्थ भक्ति की बात है, स्वार्थ भक्ति में भारतीय जनता पार्टी के लोग या आरएसएस के लोग सर्वोपरि हैं इस समय। क्योंकि भगवान श्री राम का जो चढ़ावा चोरी हुआ है, जिस पर भाई भी बोल रहे थे, तमाम टिप्पणियां कर रहे थे, तमाम तरह की भाई टिप्पणियां कर रहे थे, उनकी टिप्पणियां उन्हीं को मुबारक हो। मैं उनकी टिप्पणियों पर कोई सवाल नहीं करूंगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम का चढ़ावा चोरी हुआ है, और एक बात और जोड़ दूं
सनातन का जिस तरह से पंडित सबको अवसरवादी कहा गया है, जिस तरह से बटुकों को मारा पीटा के सामान्य घटना नहीं है ये, इसका जवाब ही नहीं है भाजपा के पास। आज केशव मौर्य ने कहा कि जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, बटुकों को मारा पीटा है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आज विजय पाठक ने कहा दोनों डिप्टी सीएम है, सवाल पर दोनों डिप्टी सीएम है, कहा कार्रवाई करेंगे, महापाप हुआ है ये। और योगी जी मौन है, योगी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका अर्थ है कि योगी नहीं रहे हो, कालनेमी हो गए, और वो जो है आदित्यनाथ हो गए। सवाल इस बात का है, इसी में राष्ट्रभक्ति छिपी हुई है। राष्ट्रभक्ति जिसके अंदर हो कि वो अपने धर्म का भी सम्मान करेगा, राष्ट्र का भी सम्मान करेगा, तभी जनता का सम्मान करेगा, सबका हित चाहेगा। परोपकार से बड़ा कोई शब्द नहीं है हमारे सनातन धर्म में। परोपकार सर्वोपरि कहा जाता है, सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु नामया। और खाली एक ही जाति वर्ग की सोचना, कोडिंग इनकम सिर्फ माफिया को बचाना और जो है अन्य जातियों पर कहर बरपाना, ये कहाँ का सनातन है? सनातन ही नहीं है। लेकिन अशोक भाई, आप कह रहे हो कि राष्ट्रभक्ति पे सवाल नहीं उठना चाहिए। सवाल तो आप ही लोग उठा रहे हो ना सर। अध्यक्ष जी ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि देखो जिन लोगों ने वर्षों वर्ष तक झंडा नहीं लगाया, तो फिर ये मीटर कैसे तय कर देगा कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है? मान लीजिए झंडा नहीं लगाया कार्यालय पर, वो कह रहे एक रंगी लोग। आपको एक रंग से दिक्कत क्या है? आपको क्यों, मैं तो सीधा कह रहा हूं, आपको भगवा से दिक्कत क्या है अशोक भैया? हम तो कहते हैं एक रंग से बात, एक रंग का भी सम्मान नहीं कर रहे हो ना। एक रंग का अगर रखते हो तो एक रंग का भी सम्मान नहीं किया आपने। सनातन को आपने तिरस्कार कर दिया, पंडित सब का अपमान कर दिया। इसका जवाब चाहता हूं मैं। ये जवाब नहीं दे पाते हैं भाजपा के लोग, जवाब है ही नहीं। भगवान परशुराम का अपमान क्यों किया, इसका कोई जवाब ही नहीं है। सर जी आप सनातनी हैं, अच्छे सनातनी हैं, आपको भी लग रहा होगा कि ये दो तरह का व्यवहार किया जा रहा है। मन में राम बगल में छुरी, सच्चाई सर ये नहीं तो ये इससे तय हो जाएगा सर कि ये राष्ट्रभक्त नहीं है, इन्होंने झंडा नहीं लगाया था। नहीं, हमने एक लाइन में कहा जो भारतीय है वो राष्ट्रभक्त है। किसी की राष्ट्रभक्ति पे सवाल उठाना ये गलत है। ये मेरे विचार हैं और ये मेरे पार्टी के भी विचार हैं। सभी राष्ट्रभक्त हैं, पूरा देश राष्ट्रभक्त है। किसी पे सवाल कोई कैसे उठाता है कि कोई राष्ट्रभक्त है कि नहीं है? सर कह आप ही रहे हो और आप ही चीज़ों को दूसरी तरफ मोड़ रहे हो। आप ही ने कहा कि ये लोग राष्ट्रभक्त नहीं है क्योंकि इन्होंने कभी झंडा नहीं फहराया, और वो कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र ही प्रथम है। ये भी बड़ी विडंबना है। अब जनता को तय करना है कि आखिर वो किससे पर भरोसा करे और क्या करे। भाई अविरल मलिक जी, मलिक साहब आवाज आ रही है? हाँ अविरल मलिक साहब, वो कह रहे हैं कि आप लोग एक रंगी लोग हो, और एक रंगी लोग ऐसे हो कि आप लोग आपने सनातन का भी अपमान कर डाला, भगवा को भी नहीं छोड़ा। नहीं देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से तिरंगे का अपमान है, जो स्पष्ट रूप से आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं देख पा रहा हूं। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए पूर्ण रूप से आज के दिवस का, इतना महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन इस प्रकार का विषय एक तरीके से होना, घटनाक्रम होना, तो मैं समझता हूं बहुत दुखद है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर जाए तो इस पे जवाब उन्हें देना चाहिए। और आदरणीय सोनिया गांधी जी वहां मौजूद थी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मौजूद थे। और खड़गे साहब तो आपने भी देखा होगा लगातार भाषण देते हैं, 40 मिनट 45 मिनट आराम से वो भाषण दे सकते हैं, चल भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, कार्यक्रमों में भी जा सकते हैं। तो अचानक से ऐसी कुर्सी कौन सी आवश्यकता हुई, ये किस तरीके से अपमान किया गया राष्ट्र का, तो मैं समझता हूं स्पष्ट रूप से नजर आ रहा। दूसरी चीज, जहां तक विषय एक तरीके से सच्चाई का, सच्चाई जो है वो जनता के सामने आई जाती है, अपने आप स्पष्ट हो जाती है और जनता देख भी पा रही है। और ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, एक और हम तिरंगा यात्रा करते हैं, हम वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, हम जनगण मन का सम्मान करते हैं, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन्हें अपमानित करने का कार्य और षड्यंत्र किया जाता, ये स्पष्ट रूप से जनता देख रही है। और ये भी स्पष्ट दिख रहा है, अगर बात कर जाए सनातन की, तो सनातन को भी किस रूप में टारगेट किया जाता है वो भी सबने देखा है, इसमें किसी रूप में दुराय नहीं है। और जहां तक विषय राष्ट्रवाद का, हमारा तो मुख्य लक्ष्य राष्ट्रवाद ही है। हम तो विकास और राष्ट्रवाद के आधार पर चलने वाले लोग हैं, और राष्ट्रवादी होना बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छी बात है। तो ये तो बेसिक बात है और अच्छी बात है, तो होना ही चाहिए। ये तो मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में, वो भी यही कहता है। अब नेशनलिस्ट होना चाहिए, देश पे गर्व करना चाहिए, और जो ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज, उनका पालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, और करते हैं हम लोग और करेंगे डंके की चोट पे, इसमें किसी रूप में दुराय नहीं है। ठीक है, लेकिन लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, अगर देखा जाए विश्वनाथ मिश्रा जी, क्योंकि ये तो अब से नहीं, हमेशा से है कि जब जब राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत
गाया जाएगा उस वक्त आपकी मुद्रा एक ही रहेगी, स्टैंड बाई रहेंगे, आप सावधान रहेंगे, या आप डोलेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, गाएंगे फिरेंगे और तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी बातें करते रहेंगे? ये तो फिर फुहड़ता हो गई, अपमान ही हो गया राष्ट्र का। क्योंकि हमने कई बार बड़े नेताओं को देखा जो वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, वो कोई कुछ करता नजर आया मंच से, कोई कुछ करता नजर आया तो उनकी छीछा लेदर हुई और लोगों ने कहा कि भैया इनका दिमाग चल गया है, सठिया गए हैं। अब इस क्या कहेंगे यहाँ? राष्ट्रगीत अब वो कह रहे हैं कि कुर्सी मंगाओ, बीच में 4 लाइन गाई नहीं राष्ट्रीय गान की, और कुर्सी मंगाओ। तो क्या बैठ के फिर राष्ट्रीय गान होता? विश्वनाथ मिश्रा जी। देश की राजनीति और राज्यों की राजनीति एक ऐसी स्थिति में आ गई है जी, जहां पर बीजेपी जैसे खुल के खेल रही है। किस पर? अब तो तलाशा जाता है कि बीजेपी किस पिच पर खेल रही है। जी, बीजेपी का मुख्य एजेंडा है वो राष्ट्रवाद का है, और सेकेंड एजेंडा है वो हिंदू, मतलब वो तो बात सबकी करते हैं, लेकिन हिंदू हित की का जो इशू है वो लेकर वो शुरू से चलते रहे। मंदिर मुद्दा उन्होंने शुरू से रखा जब उनके पास एक भी सीट नहीं। तो अब इन दोनों चीजों को, चूंकि देखिए दोनों चीजों को डिसमेंटल आप कैसे करेंगे? जब तक आप इनके स्ट्रेंथ को डिमीन नहीं करेंगे, डिसमेंटल नहीं करेंगे, तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। विपक्ष में आप हैं तो सबसे पहले आप उनकी उस राष्ट्रवाद की पिच पर उनको घायल करने का प्रयास करेंगे। जब आप वो नुकसान करेंगे तो थोड़ा भी नुकसान करेंगे तो आप उतना आगे बढ़ जाएंगे, नंबर 1। दूसरा, हिंदुत्व वाला कार्ड है, उस पर उनको बढ़त मिलती है, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने राम मंदिर का इशू उठाया था आज से 3 दशक से पहले, और वो आज चूंकि परवान चढ़ गया है, उसका लाभ मिल रहा है। तो आप उस पर अब एक मौका मिला कि भाई चंदा चोरी, तो इसलिए भरपूर पूरी ताकत लगा के विपक्ष लगा हुआ है कि इन दोनों इश्यूज पर इतना घेरो इसको, इतना इसको बदनाम करो ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े और इनकी स्ट्रेंथ कम हो। और चूंकि 2-4% वोट का ऊपर आगे पीछे होने में सारा खेल पलट जाता है, सत्ता बनने, सरकार बनने की संभावना हो जाती है। सारा खेल इतना है। अब समस्या यह है कि राष्ट्रवाद को परिभाषित कौन करेंगे? राष्ट्रवाद एक ऐसा नहीं है कि आज अचानक हमने कहा हम तो राष्ट्रवादी हो गए, कल को हम राष्ट्र के हित की जो बातें हैं, जो इश्यूज हैं, हमने कभी किसी का पालन नहीं किया, आज अचानक हम राष्ट्रवादी हो गए। नहीं, राष्ट्रवादी हर इंसान होता है, मैं मानता हूं सभी नागरिक होते हैं, और लेकिन उनके अंदर जो डिफॉर्मिटी कहता हूं उसको मैं उसको डिफॉर्मिटी मानता हूं, जो डिफॉर्मिटी है, जो कमियां हैं, उनको सुधार करने की जरूरत होती है। क्योंकि पार्टी की उनकी मजबूरी है, इसलिए वो एक लाइन विशेष को पकड़ करके उनको लगता है उससे वोट आएगा, वोट खींच कर लाएगा, उसकी उस लाइन पर चलते हैं कई, और वो जाने अनजाने वो राष्ट्रद्रोह की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब आज की स्थिति ऐसी है कि अब चूंकि राष्ट्रवाद वोट डिफाइनिंग पैटर्न हो गया है, आज की दिन जो है हिंदुत्ववाद वोट डिफाइनिंग पैटर्न बन गया है। तो ये दोनों इश्यूज अब खींच रहे हैं सभी पार्टीज। आप देख लीजिए वो पार्टीज, अब आपको कहीं भी वो जो एक पार्टीज होती थी ना टोपी लगा करके, आप सालों से आपने देखा नहीं होगा किसी पार्टी ने वो किया हो जी। देखा आपने क्या? क्यों नहीं किया? क्योंकि इस समय वोट खींचने की स्थिति नहीं है। देखिए, राजनीतिक दलों को और कुछ भी नहीं चाहिए, उनको वोट चाहिए, और जो चीज उनको लगता है कि ये चीज वोट डिफाइनिंग पैटर्न डिसाइड कर रहा है, वो उस पर काम करने लगते हैं। अब किसी पार्टी का कोई देखा हो गया जहां उन्होंने भाई वो त्योहार आए और चले गए, इंतजार करते रहे लोग कि भाई कहीं इनविटेशन आए, कहीं चुप नहीं हुआ। क्यों? आज की जितनी स्थिति है, 2 चीजों पर अभी भी अटैक होगा। 2027 आ रहा है, निश्चित रूप से मानिए, एक हिंदुत्व पर, एक राष्ट्रवाद पर, इस पर लगातार आक्रमण होगा, इस पर लगातार बीजेपी को घेरा जाएगा। और स्वाभाविक रूप से भाई जो कहते हैं कि वो जिसको अपना टॉप एजेंडा मानते हैं कि वो अच्छे लॉ एंड ऑर्डर उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, तो उस पर अटैक होगा। जब आप उन 3 चीजों पर करेंगे अटैक, तो आप बीजेपी को जिसे कहते हैं हराने की स्थिति में होंगे। ये तीनों इश्यूज निश्चित रूप से हैं, आज बनाए जा रहे हैं, और आगे 2027 तक इस पर ही युद्ध होना है। ठीक है, मैं रजा साहब के पास जाऊंगा एक सवाल लेके। रजा साहब, आप ये बताओ, काफी देर से उंगली उठा रहे हैं, आप अपनी भी बात कहिए, लेकिन एक मेरा छोटा सा सवाल भी जोड़ लीजिएगा। ये बात कहां से आई आप लोगों के पास कि वो कुर्सी मांग रहे थे? क्योंकि 2 ही लोग जानते हैं, तो सोनिया जी जानती है, खड़गे जी जानते हैं। आपने कहा, सुनिए सुनील सिंह जी, सुन लीजिए, आपने शायद जयराम रमेश जी का वक्तव्य नहीं सुना। अरे भाई, 2 ही लोग तो जानते हैं। आपने शुरुआत में कहा कि 2 ही लोग जानते हैं क्या बात हो रही थी, खड़गे जी या सोनिया जी। उनका वक्तव्य सुनिए,
वहां से बाहर निकली ना पार्टी के लोगों के पास। पार्टी के लोगों ने उसको मीडिया के सामने आकर के उस पर अपनी बात रखी है। अब दूसरी बात, अभी राष्ट्रवाद की बात चल रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है। इस देश का किसान खुशहाल होगा, इस देश का गरीब खुशहाल होगा, इस देश का मजदूर खुशहाल होगा, इस देश की महिलाएं खुशहाल होंगी, इसका नौजवान खुशहाल होगा, यही तो है राष्ट्रवाद। हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध ये सारी एक थाली में भोजन करेंगे, यही तो है राष्ट्रवाद। एक दूसरे के खून के प्यासे हम नहीं होंगे, यही तो है राष्ट्रवाद। ये देश शक्ति है, अखंडता की शक्ति है। ये देश मिसाल है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी ने जब कंधा से कंधा मिलाया है तो ब्रिटिश हुकूमत के दांत खट्टे किए और इस देश से भगाने का काम किया है। और वही भारतीय जनता पार्टी आज नफरतों को हिंदू मुसलमान के नाम पर घर घर परोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। क्या केवल चुनाव जीतने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए इस निचले स्तर पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेगी और यहाँ पर बैठ के राजनीतिक विश्लेषक जैसे लोग उस भारतीय जनता पार्टी के विचार को डिफेंड करेंगे? मैं ये सोचने पर बड़ा मजबूर हूं और ये बड़ा मुद्दा गंभीर है। चाहिए आप लोग ज्यादा सोचते भी हो, सोचना चाहिए आप लोगों को, अच्छी बात है, अच्छी बात। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनील सिंह जी। हमारा हिंदू भाई भी हमारा है। आज भी गांव में जब शमशान, मैं धरातल से आता हूं भैया, मैं जमीन की राजनीति करता हूं, जमीन पर संघर्ष करता हूं। जब किसी व्यक्ति की वहां मृत्यु होती है ना, वहां जाकर के देख लीजिएगा हिंदू और मुसलमान का कोऑर्डिनेशन क्या है, वहां कॉम्बिनेशन क्या है। जब किसी की घटनाएं घटती है ना, किसी के घर हत्या होती है या कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, उस दिन जाकर के देखिएगा कि वहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब ब्लड देने की बारी आती है तो न वहां जाति न धर्म न कुछ नहीं पूछा जाता है। वहां जाकर देखिएगा हमारा असली राष्ट्रवाद झलकता है। जाकर के देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक महोदय, आप सबसे कहना चाहता हूं कि वो उस धरातल पर उतर के, उस जमीन पर उतर करके जाके देखिए कि हम हिंदू मुसलमान कितनी खुशहाली से एक दूसरे की मदद में, एक दूसरे की दुख में, एक दूसरे के दुख को बांटने में, उसके घर पर कितने देर मौजूद होकर के और एड़ी चोटी लगा करके यहाँ से हॉस्पिटल तक उसको बचाने में किस प्रकार से नई बात तो है नहीं रजा साहब, ये तो नई बात नहीं है। ये तो हम सबने, आप लोगों ने सबने गांव देहात में जिया है इस चीज को। अशोक जी भी जानते हैं इस बात को, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। एक सेकंड भाई साहब, लेकिन ये बांटने कूटने का काम, ये अलग अलग करने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? और ये अपना तेरी कौन कर रहा है? क्यों की जा रही है? वंदे मातरम को क्यों काटा गया? वंदे मातरम को क्यों काटा गया था? क्यों काटा गया था? वंदे मातरम को काटा गया है। क्यों काटा गया था? काटा गया है। अब बात जब बहस हो रही थी तो बताया गया, बोले कुछ लोगों ने इस पर भी ऐतराज जताया जो बनते हैं कि हम ही मुसलमानों के नेता हैं। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो नहीं गाया जाएगा, इसमें भारत माता आती है। अच्छा सिंह जी सुन लीजिए, सुनील सिंह जी सुन लीजिए मेरी बात। हमारे यहाँ जो गांव में मुसलमान रहता है वो हमेशा भारत माता गाता है, सुनिए, वो हमेशा जय श्री राम बोलता है, जय सिया राम बोलता है। मेरी भी बात, कौन लोग हैं ये? मेरी भी बात सुनिए ना, मेरी भी बात सुनिए ना। जी संविधान को मानते हैं? संविधान को मानते हैं ना? संविधान की मूल प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब मूल प्रस्तावना बची कहां? ये गांव देहात की जो बात कर रहे थे ना रजा साहब, हम भारत के हमसे गांव देहात की बात ना किया करो भाई, हम ठेठ गांव देहात के हैं, ठीक है? वहां संविधान नहीं जानता कोई, राजनीतिक समानता, वहां कोई संविधान नहीं जानता गांव देहात का आदमी, आर्थिक ठीक है? और उसी की बात कर रहे थे आप, मैं, ठीक है? और सामाजिक समानता अशोक जी आज मेंटेन है। अशोक जी, आर्थिक समानता है। क्या एक गरीब एक अमीर के बराबर खड़ा है? सुनील सिंह जी, क्या एक गरीब एक अमीर के बराबर खड़ा है? क्या आर्थिक समानता है? ठीक है, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता है। ठीक, एक दलित समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का जब उत्तराखंड कब थी भाई मेरे रजा साहब? कब थी? कराया जाता है। कब थी ये बता दो, समानता कब थी? समानता है आपके समय में थी, आपके शासन में थी, आपके शासन में है? ये बताओ। आप लोग तो नारा लेके आए थे, गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ, है क्या कर दिया? राहुल गांधी जी है, गरीबों को प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी जी है आज के प्रधानमंत्री। अरे भारत आजाद होने से लेकर अब तक आप लोगों ने शासन किया मेरे भाई, कहां समानता खड़ी कर दी लाके? जाएगा सुनील सिंह जी, कहां समानता खड़ी कर दी बताओ? पूछा जाएगा। अरे जिन सवाल किससे पूछा बात करते हो अशोक भैया, आपके पास आ रहा है। मजबूरन जबरन चीजें थोपने का काम आप लोगों ने जरूर किया, समानता तो छोड़ दो किनारे। अभी रुक जाओ अशोक जी, कोई थोपने का काम नहीं किया है। इस देश को 1947 की आजादी से निकाल, ये बड़ी समस्या है रजा साहब के साथ। रजा साहब अंताक्षरी खेलना शुरू कर देते हैं। अशोक भैया, कैसे माना जाए ये सारी चीजें? ये 27 में तय हो जाएगा, 27 में ये तय हो जाएगा कि कौन राष्ट्रभक्त है, कौन चंदा चोर है,
जी, किसने किसका सम्मान किया, कौन ब्राह्मणों का सवाल विरोधी किया है, ये सब 27 में तय हो जाएगा सर। आपका सर जी जी जी, आपका सवाल बहुत बेहतर सवाल है सुनील जी, समसामयिक सवाल है आपका, और मैं जवाब दे रहा हूँ। जी देखिए भाई सुनील भाई, सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश 12 वर्ष से, विगत 12 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का शासन देख रहा, ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं देख रहा। शासन करता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे अभिनेता भी साबित हो चुके हैं। मतलब नेता तो हैं ही वो, लेकिन अभिनेता भी साबित हो चुके हैं। उन्होंने इतना बढ़िया अभिनय किया था 14 में कि जिस तरह से 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, महंगाई दूर करने की बात करी थी, डॉलर को रुपए के बराबर लाने की बात करी थी, तमाम तरह से उन्होंने जो है जुमले भी फेंक दिए थे। पूरे हथकंडे अपना हथकंडों के साथ में शासन में आ गए, और वो हथकंडे वो जारी रखा उन्होंने। 19 में भी आ गए, और एन केन पकारे 24 में तो आ नहीं पाए, लेकिन जाते जाते रह गए। उनके वजह से उत्तर प्रदेश में भी, मोदी जी के नाटकीयता की वजह से उत्तर प्रदेश में भी जो है केशव मौर्य जी उसमें लीड कर रहे थे। केशव मौर्य के लीडिंग में सरकार बन गई 17 में। जनता थोड़ा सा गफलत में आ गई, मीठे मीठे लुभावनी बातों में आ गई। सच्चाई सर ये है, ये अधिक दिन नहीं चल सकता है, और इसीलिए मैंने कहा था कि राष्ट्रभक्त नहीं है, ये स्वार्थ भक्त हैं, सत्ता भक्त हैं, सत्ता हथियाने के भक्त हैं, सत्ता हथियाने का कार्यक्रम जानते हैं, तरीका जानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम 24 आवर्स चुनाव के मूड में रहते हैं। सत्ता सत्ता सत्ता, और ये भेद खुल गया। कब खुला भेद ये? जब सनातन को अपमान कर दिया, जब पंडित को उग्रवादी कह दिया, जब सनातन में प्रभु श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कर दिया। किसने कर दिया? चंपत राय जी शामिल हैं उसमें, बिल्कुल हिंदू विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े अधिकारी। आज उसमें जो है गोविंद गिरी जी साबित हैं, जो कि भगवा पहनते हैं। सच्चाई सर ये है, भगवा पहनना अलग बात है, अंदर से मन भगवा होना अलग बात है। भगवा तन भगवा कर लिया तो क्या कर लिया? मन को भगवा कर लो। मन भगवा करोगे तो सनातनी साबित हो जाओगे, और सनातनी साबित हो जाओगे तो विश्व उन्नत की बात करोगे। अच्छा ठीक है, तो अशोक भैया आप तो बड़े सनातनी हो, आपका भगवा है, आपका मन भगवा है या बहुरंगा है? अरे सर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं शुद्ध ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण होने के नाते धर्म मेरा भगवा है, और जो है कार्य मेरा संविधान के अनुरूप है। कार्य मेरा जो कर्म है वो संविधान के अनुरूप है। सबका सम्मान करता हूँ, सबका। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। क्या बात है रजा जी, मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। जी सर, रजा भाई ने सैल्यूट दे दिया आपको, हम भी दे रहे हैं भैया आपको सैल्यूट। अशोक भाई हैं ही सैल्यूट लायक, खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कह देते हैं अध्यक्ष जी की तरह के बहुरंगे ही हैं हम लोग, तरह तरह के गुलदस्ते में फूल हैं हमारे। अच्छी बात है, होने चाहिए। भाई अविरल मलिक साहब, आपने सुना समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी तीखे अंदाज में है, और वो आपको क्या बता रही है? अब कैसे साबित करोगे? वो कह रहे हैं 27 में आप गायब हो जाओगे। 24 घंटे जो चुनावी मूड में रहते हो, सत्ता हथियाना जानते हो, छीनना जानते हो। हालांकि वो ये भी इस बात को भी दोहराते हैं कि सत्ता छीनना और हथियाना जानते हो आप लोग, लेकिन वो कह रहे हैं 27 में वो भी नहीं करने देंगे पीडीए वाले। जी देखिए, जहां तक विषय है एक तरीके सत्ता में जाने का, आने का, सत्ता में रहने का, ना रहने का, तो ये पूर्ण रूप से प्रदेश की जनता तय करती है, देश की जनता तय करती है, देश का वोटर तय करता है, बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी चीज ये है, डबल इंजन की सरकार है, और केंद्र में 2014 में, 2019 में, 2024 में मजबूती के साथ हम सत्ता में आए, और उत्तर प्रदेश में भी 2017 में और 2022 में मजबूती से आए। उसी के आधार पे 2027 में भी आएंगे। जो विकास कार्य हैं, जो रिपोर्ट कार्ड है, उसके आधार पे आएंगे। डबल इंजन का रिपोर्ट कार्ड जन के बीच लेके जाएंगे, और निश्चित रूप से जनता उस रिपोर्ट कार्ड में मोहर लगाएगी, ये गारंटी है। और हम लेके जा रहे हैं लगातार। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में बड़े मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से संगठन भी मजबूत है, बूथ पे मजबूत है, योजना भी जा रही है, लाभ भी हो रहा है, लाभार्थी मौजूद हैं, जन जन तक भी पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन, मैन टू मैन मार्किंग, हमारे सारे विधायकगण घर घर जा रहे हैं, निरंतर संपर्क में लगे हुए हैं। एक छोटी सी टिप्पणी विश्वनाथ मिश्रा जी आपके चाहूंगा। जो अविरल मलिक कह रहे हैं कि हम जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जनता के लिए,
मान लीजिए 1% में मानूंगा कि अब्रेल भाई की, चूंकि मैं 99% अशोक भैया की बात मानूंगा, 99%। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भविष्यवाणी बड़ी की है। वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब 27 में हम तख्ता पलट रहे हैं। हमने कहा 99% आपकी बात सही है, लेकिन 1% विश्वनाथ मिश्रा जी, ये अविरल मलिक की बात सही हो गई, फिर क्या होगा? फिर ये सनातनी नहीं रहेंगे, देशद्रोही का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज होगा, है? ये सच्चे देशभक्त नहीं कहलाए जाएंगे विश्वनाथ मिश्रा जी? देखिए सुनील जी, अब सनातनी वर्सेस, मैंने पहले भी कहा, ये राजनीतिक जरूरत के हिसाब से जब प्लैंक बदलेगा तो ये फिर समस्या है। अगर आप सबको संयुक्त रूप से, ये आप अपनी राजनीतिक आवश्यकता के हिसाब से देखिए, एक पीडीए निकला कॉइन कहां से किया था? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तीनों का वोट शेयर जोड़ा तो वो तो 50% प्लस हो रहा था, इसलिए पीडीए कॉइन किया गया। उस समय क्या कहा? अरे अच्छा मिश्रा जी, हे मिश्रा जी, अच्छा तुम हो। तो आपने उसको, यू लैम्बास्टेड दैट मैन, ही वाज डूइंग हिज जॉब, वो अपना काम कर रहा था। अब आप पीडी को जो पंडित जी कह रहे हो, पीडी पंडित नहीं होता, पीटी पंडित लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो आप अगर उसको हर चीज को इस तरीके से जबरदस्ती मोड़ने लगते हैं तो कोई भी ऐसा थोड़ी, तिवारी जी को नहीं पता है कि पंडित के लिए पीटी लिखा जाता है। लेकिन अब तिवारी जी यहाँ नहीं कह सकते, अशोक भाई कैसे कहेंगे? भाई उनके टॉप लीडर है। लेकिन हम आप तो इस बात को सच्चाई जानते हैं ना। आप अगर वही चीज सबके लिए बराबर अगर एक लेकर आते हैं, एक बराबर प्लान कि भाई ठीक है हमारा ये है, हम ऐसे है। देखिए समस्या जानती सुनील जी क्या आती है, ये रोज बदलना तब पड़ता है अगर हम आपको कोई बात झूठ कहीं बोल दें, कोई भी चीज, या कहीं मैन्युफैक्चर करके कोई डाटा रख दें, तो फिर जब जहां जैसी जगह पहुंचेंगे उस डाटा को याद करना पड़ेगा। इनसे ये डाटा बोला था, इनसे ये डाटा बोला था, इनसे ये बोला था। और अगर एक सच बोले तो आधी नींद में भी रहे, आप पलट के पूछोगे, मैं कहूंगा इतना है यार, क्यों परेशान कर रहे हो, हटो। तो ये दोनों में फर्क होता है थोड़ा सा। अगर आप अपनी, अगर उस समय सोचिए, बीजेपी भी उसी फॉर्म में, 1 मिनट और लूंगा, अगर बीजेपी भी शुरुआत में उसको लगता 2 ही सीट है यार हमारी, हम तो कहीं है नहीं, थोड़ा जिस तरह जिस राजनीति पे ये लोग चल रहे हैं उसी पे हम भी चल लें, तो बीजेपी को भी तात्कालिक कुछ लाभ हो जाता। लेकिन वो स्टैंड नहीं मिलता जो आज उसको लगातार समर्थन मिल रहा है। ये बात इन राजनीतिज्ञों को समझना होगा कि परसिस्टेंस आपका, आपकी कंसिस्टेंसी अपने टारगेट्स को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर जब तक जनता के बीच में नहीं जाएगी, विश्वास मानिए जनता समझती है कि आप हमें मूर्ख बना रहे हैं। और जब जनता को लगता है कि आप मूर्ख बना रहे हैं तो वो सामने से तो हाँ हाँ करेगी, पीछे जाकर के जब वो वोट बटन दबाने जाती है तो बिग थैंक यू देकर निकला। ठीक, कोई भी शासन ऐसा नहीं रहा, तय करना पड़ेगा। जी, कोई भी शासन ऐसा नहीं रहा जो गठबंधन में हो या कांग्रेस का शासन रहा हो या भारत में किसी भी दल ने कहीं पर भी शासन किया हो जिनके यहाँ सब राम राज्य रहा हो। राम राज्य में भी रावण तो था ही ना, राक्षस लोग तो थे ही ना, दैत्य, वो भी आते थे, कहीं साधु महात्मा हवन यज्ञ करते थे, वहां पर उनको विघ्न डालते थे। राम राज्य में भी राक्षस थे अशोक भैया, हैं? तो कोई भी शासन ऐसा नहीं, हालांकि कल्पना की जाती है कि राम राज्य, राम घटनाएं, दुर्घटनाएं हमने हमेशा देखी, होती चली आई। कई बार राजनीतिक लाभ लेने के लिए चीजों को थोड़ा ठंडे हिसाब से चलने दिया गया, बोले चलने दो, अभी हो जाएगा 2-4 दिन में काम, भाई अपने लोग हैं। कभी ऐसा भी देखने को मिला और चीजें बड़े फलक पर पहुंच गई, फिर थू हुई, जनता समझ गई, बोले ये लोग नहीं चाहते। तो कुछ इस तरह की भी स्थिति रही। लोगों ने फिर कहा कि सियासत को आदत है लहू पीने की, बाकी मुल्क में सब खैरियत है। लेकिन मैं तो इतना जरूर कहूंगा अशोक भाई, उन घटनाओं पर काम कितना हुआ, उन घटनाओं पर कार्रवाई कब कब हुई, कैसे कैसे हुई और किसने किस तराजू में उनको तोला, इसको जनता जरूर देखती है। घटनाएं, मैं फिर कहूंगा, कोई भी माई का लाल आ जाए राजनीति में जो कह दे कि मेरे एक कोने से लेकर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मेरे राज्य में एक घटना नहीं घट सकती। होती है सर, घटनाएं कह के नहीं आती, होती हैं घटनाएं, हो जाती हैं। लेकिन आपका इकबाल वहां पर कायम होना चाहिए कि उस घटना के बाद आपने एक्शन क्या लिया, आपने कार्रवाई क्या की, बिना किसी भेदभाव, रोक टोक के। वो चीजें अगर स्पष्ट तौर पर दिखती हैं जनता को तो जनता मानती है कि आपका शासन है, आपका इकबाल ठीक है, कायम है। लेकिन अगर आप हिलावाली करते हैं और गांव में कहते हैं ना अशोक भैया, मुंह देख के टीका करना है, मुंह देख के टीका कर देते हो, वो चीज खराब है, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये सारी चीजें
कहीं से कहीं तक नहीं आएंगी कि कौन कितना बड़ा देश प्रेमी है, कौन राष्ट्र विरोधी है, कौन क्या है। ये सारी चीज़ें, इसको तो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। जनता अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से फैसला ले लेगी कि खड़गे जी कुर्सी मांग रहे थे या राष्ट्रगीत का विरोध कर रहे थे, वंदे मातरम का, वो जनता तय कर देगी। नमस्कार, धन्यवाद। आज सभी मेहमानों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया। नमस्कार।